नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। तीनों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो 3 जो बड़ी खबरें हैं, बजट पर बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। दूसरी जो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लिए एक नए अतिरिक्त परामर्शी की नियुक्ति का रास्ता साफ करा लिया है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि राजद और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत हम बजट पर बीजेपी और जेडीयू के नेता जिस तरीके से आपस में भिड़े उससे हम चर्चा करेंगे। और आज केंद्रीय बजट था, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बजट पेश किया। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। बिहार एनडीए में जो 2 सबसे बड़े दल हैं, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में उलझ गए। दरअसल जेडीयू की तरफ से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार से यह डिमांड है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में यह पूरा कैंपेन जो है वो शुरू है और उसमें सभी नेता यह मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन आज केंद्रीय बजट में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कोई बातचीत नहीं थी। इसके बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने बड़ा हमला बोला और कहा कि यह जो बजट है, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो निराशाजनक है। बिहार के लोगों के लिए यह निराशाजनक बजट है। जो अपेक्षा थी कि बिहार के हित में कोई न कोई सरकार घोषणा करेगी, केंद्र की सरकार घोषणा करेगी, लेकिन बजट में वैसा कुछ नहीं था। हम यानी कि जेडीयू लगातार मांग कर रही कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा ट्वीट करके यह निशाना साधा और कहा कि बिहार के लोगों के लिए यह बजट नहीं है। इसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो दिल्ली में थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह बजट विकास वाला बजट है, यह रोजगार परक बजट है। अगर किसी को नहीं दिखता है या नहीं उनको समझ में आती है, वही इस तरीके की बात कर सकते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि यह निराशाजनक बजट है, बिहार के लोगों का हित इसमें नहीं सध रहा है, बिहार के लोग जो डिमांड कर रहे थे, जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा होना चाहिए, वो कहीं उसकी चर्चा तक नहीं थी। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भड़क गए और कहा कि उस व्यक्ति के बारे में वैसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री रहा हो वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बजट में स्पेशल स्टेटस के दर्जे की बात या किसी राज्य को विशेष पैकेज देने की बात का उल्लेख नहीं किया जाता, शायद उनको यह जानकारी नहीं है। इतने भर से संजय जायसवाल नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमें तो उनके ज्ञान पर, उनकी बुद्धि पर तरस आ रही है कि आखिर वे केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं है कि बजट में इस तरीके की चर्चा नहीं की जाती है। यह बजट सिर्फ बिहार का बजट नहीं था, बल्कि पूरे देश का बजट था। और जब बजट में चहुओर विकास की बात करी गई है, तो ऐसे में बिहार भी तो इसी देश का हिस्सा है, तो यहाँ विकास कैसे नहीं पहुँचेगा। उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया कि इस रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में समेत अन्य क्षेत्रों में भी इस बजट का ध्यान रखा गया है। लेकिन वैसे कुछ लोगों को, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि उनकी ज्ञान पर, उनकी समझ पर हमें तरस आ रही है। तो सीधा हमला उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी की तरफ से बोला गया है। बिहार बीजेपी के नेता या फिर जो केंद्रीय स्तर के नेता है, वे सिरे से खारिज करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, बल्कि विशेष जो पैकेज है, जो आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो दिया है, उस पैकेज के तहत बिहार में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। न सिर्फ घर घर बिजली पहुंचाई गई है, रोड, सड़क से लेकर के पुल समेत तमाम क्षेत्रों में केंद्र के पैसे से बिहार में विकास हो रहा है। जो केंद्रीय पैकेज था, उस पैकेज के तहत बिहार में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जेडीयू सीधे तौर पर कह रही है कि नीति आयोग ने भी हमें बिहार को सबसे पिछड़ा स्टेट माना है, तो ऐसी स्थिति में बिहार को स्पेशल स्टेटस देना ही होगा। उसी कड़ी में बजट पेश किए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला था और इसका करारा जवाब
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। जो दूसरी बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लिए एक अतिरिक्त परामर्शी की नियुक्ति का रास्ता साफ करा लिया है। आज बिहार कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में 6 मुख्य जो प्रस्ताव थे उस पर सहमति बनी, जिसमें बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत, जो बजट सत्र होता है, उस बजट सत्र की शुरुआत की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 25 फरवरी से लेकर के यह बजट सत्र जो है शुरू होगा और 31 तारीख तक, यानी कि अगले महीने की 31 तारीख तक बजट सत्र चलेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है, जो एजेंडा था, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लिए एक अतिरिक्त परामर्शी की नियुक्ति का रास्ता साफ कराया है। उस पद को क्रिएट किया गया है, यानी कि पद सृजित किया गया है नीतीश कैबिनेट के द्वारा। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मुख्यमंत्री, जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री अतिरिक्त परामर्शी के पद पर एक अपने खास चहेते अफसर को रखना चाहते हैं। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि वो अफसर नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। नीतीश कुमार के सेक्रेटरी, यानी कि मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बिहार में वे लंबे समय तक काम कर चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने VRS लिया, यानी कि IAS की नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया, सेवानिवृत्ति ले ली और अब एक बार फिर से बिहार में आ गए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री उनके लिए रास्ता साफ करा दिए, रास्ता बना दिया है कि आपको हम अपने साथ रखेंगे, परामर्शी के तौर पर हम आपको रखेंगे। इसीलिए आज उस परामर्शी का एक पद जो है, अतिरिक्त परामर्शी का पद स्वीकृत किया है। नीतीश बिहार कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी है। जिस अफसर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो अफसर अभी भी बिहार सरकार उन्हें एक जिम्मा दी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कैबिनेट सचिवालय की तरफ से यह आदेश नहीं जारी किया गया है, लेकिन उच्चस्थ जो सूत्र हमें बताए हैं कि उसी IAS अफसर जिन्होंने VRS लिया है उनके लिए यह पद क्रिएट किया गया है और उन्हें परामर्शी पद पर तैनात कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथ रखेंगे, क्योंकि उनके जो दूसरे विश्वस्त अफसर थे चंचल कुमार, वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। ऐसे में दूसरे सलाहकार की जरूरत थी। हालांकि वो प्रधान सचिव थे मुख्यमंत्री के, लेकिन इन्हें परामर्शी के पद पर तैनात करने किया जा रहा है। आज उस पद की स्वीकृति भी मिल गई कैबिनेट से। अब सिर्फ और सिर्फ घोषणा बाकी है, अधिसूचना जारी होना बाकी है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अतिरिक्त परामर्शी के पद की स्वीकृति दी गई है। उनका रैंक क्या पर होगा या क्या कुछ अन्य सुविधाएं मिलेंगी, वो वित्त विभाग से तय करके उसकी घोषणा, उसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए एक IAS अफसर को सेट कर लिया है। वो परामर्शी के तौर पर काम करेंगे। इसके पहले हम आपको बताएं कि इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्य सचिव जो रिटायर हो गए थे दीपक कुमार, उनको भी अपना प्रधान सचिव, यानी कि मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया था पिछले साल। वो जब राबड़ी देवी जब मिनिस्टर थी बिहार में, तो 2002 में तब के मुख्य सचिव मुकुंद प्रसाद के लिए वो जगह क्रिएट किया गया था कैबिनेट से। मुकुंद प्रसाद को राबड़ी देवी का प्रधान सचिव, यानी मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया था। तब से, यानी कि 2002 के बाद से वो पद इसी तरह से खाली था। लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस जगह को अपने खास दीपक कुमार के लिए क्रिएट किया। दीपक कुमार को उसी खास जगह पर बिठा करके अपना प्रधान सचिव बनाया और आज भी दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। अब दूसरे उन्हें प्रधान सचिव बनाया गया जो रिटायर्ड IAS थे। अब दूसरे रिटायर्ड IAS को, यानी कि उन्हें अपना परामर्शी नियुक्त किया गया है। एक और जो सलाहकार हैं पूर्व मुख्य सचिव बिहार के अंजनी कुमार सिंह, उन्हें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के पास एक और परामर्शी की नियुक्ति उनके साथ रहेंगे। उस पद पर नीतीश कुमार के, यानी मुख्यमंत्री के खास इकाई IAS अफसर जो हाल ही में सेवानिवृत्ति ली है, वे बिहार कैडर के नहीं बल्कि उड़ीसा कैडर के बताए जाते हैं और वहाँ उन्होंने सेवानिवृत्ति VRS लिया और अब जाकर के बिहार में वे एक बार फिर से काम करेंगे। तो 2 खबरें हमने आपको बताई। और तीसरी जो खबर है
कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से जंग है, आरजेडी ने बिहार विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया, लिहाजा कांग्रेस और आरजेडी के नेता आमने सामने हैं। 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस के साथ मेरा इस चुनाव यानी कि विधान परिषद के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारा राजद का गठबंधन वामपंथी दलों के साथ है, लेकिन कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के खाते में एक भी सीटें नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में क्लियर कर दिया। करीब 3 दिनों तक कांग्रेस के नेता दिल्ली में बैठे रहे, इस आस में कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मीटिंग होगी, विधान परिषद के सीटों के बंटवारे पर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के विदेश से दिल्ली लौटने के बाद इस पर विराम लग गया, यानी कि तेजस्वी यादव ने सिरे से कांग्रेस नेताओं की डिमांड को खारिज कर दिया और कहा कि हमें आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करना है। इसके बाद बेबस कांग्रेस के नेता वापस पटना आ गए हैं। यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने सीधा हमला बोला है और कहा है कि और याद दिलाया है 2009 विधानसभा चुनाव की वो तस्वीर और 2009 लोकसभा और 2010 विधानसभा चुनाव की वो तस्वीर की देखिए 2009 में आपकी क्या स्थिति यानी कि राजद की क्या स्थिति हुई थी, 2010 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की क्या स्थिति हुई थी। तो याद दिलाया है और कहा है कि कांग्रेस के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी हस्र यानी कि 2022 के विधान परिषद चुनाव में वही हस्र होने वाला है और 2025 यानी कि 4 सालों के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी अगर कांग्रेस साथ नहीं होगी तो आपको यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के बनना मुश्किल हो जाएगा। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सीधे तौर पर राजद नेताओं को वह दिन याद कराया है जब आरजेडी की करारी हार हुई थी 2010 के विधानसभा चुनाव में, और वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव को भी उन्होंने याद दिलाया और कहा कि जरा उन दिनों की याद ताज़ा कर लीजिए जब कांग्रेस को आपने इसी तरीके से बेइज्जत किया था। तो अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है यानी कि 2025 में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो आप 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकते। 2022 में जब विधान परिषद के चुनाव होने हैं उसके बारे में भी अनिल शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस राजद के जो कैंडिडेट हैं उनकी करारी हार होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि अब चूंकि गठबंधन की स्थिति नहीं है, राजद नेताओं से कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब मजबूरी है कांग्रेस नेताओं के लिए, आखिर करें भी तो क्या। सहयोगी दल राजद ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व अब एकला चलो के रास्ते पर है। कांग्रेस ने कहा है कि हम सभी सीटों पर यानी कि 24 विधान परिषद की सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा अन्य दलों यानी कि महागठबंधन के आरजेडी ने तो कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार भी दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी किसी सीट पर प्रत्याशी के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से भी कम से कम प्रत्याशियों का चयन का काम लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग यह काम पूरा कर लिया है। वहीं एक सीट जो है जिसे पारस को जो दिया गया है उन्होंने भी वो तय कर लिया है। तो यही स्थिति है विधान परिषद चुनाव की। राजद कांग्रेस को हैसियत बता दिया है। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप 2025 में अगर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। एक ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए अपने खास को सेट करने के लिए परामर्शी पद का सृजन किया है, और दूसरे जो बड़ी खबर थी कि जेडीयू और बीजेपी के नेता बजट को लेकर के आपस में भिड़ गए, और तीसरी जो खबर थी कि राजद और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस 2009 और 2010 के चुनाव की याद दिला रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।